हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड बिजनेस इन्वायरमेंट खत्म कर दिया। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ये हम लोग का कितने मार्क्स का आने वाला है? ये हम लोग का आने वाला है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का ये चैप्टर हम लोग का आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे उस पर डिस्कशन करते हैं, वो चीज पे बात करते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर एंड इंपॉर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट में स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ये सारा स्टेप्स हम लोग को कीप इन आवर हेड इन माइंड कि हाँ ये सारा स्टेप्स है, इन सारा स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों को ऑर्गेनाइजिंग करना है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग, फीचर्स और इसका नीड। मीनिंग, फीचर एंड इसका नीड। नीड क्या है? नीड कैन ऑल्सो कंसिडर इसका हम लोग इंपॉर्टेंस कि इसका क्या महत्व है, या नीड करने का तात्पर्य हम लोगों का क्या है? जरूरत। क्या जरूरत है हम लोगों को ऑर्गेनाइजिंग करने का। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली स्ट्रक्चर ऊपर हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, फीचर्स एंड नीड्स। इसके बाद का पॉइंट में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कितने टाइप का होता है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसके अंदर हम लोग कुछ देखेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, डिविजनल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद देखेंगे हम लोग लाइन स्ट्रक्चर और स्टाफ एंड लाइन स्ट्रक्चर। ये हम लोग देखेंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये। ठीक है, इसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, का क्या क्या देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, इसका फीचर्स देखेंगे और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए, मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स और डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो ऑलमोस्ट इसका जो आंसर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा बहुत हाँ मीनिंग में थोड़ा सा डिटेल से बताता है, कॉन्सेप्ट में है क्या, डिफाइन में डेफिनेशन केवल। ठीक है, ऐसे करके। फीचर्स में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? फीचर्स में नेचर का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, फीचर्स का बात है, तीनों का तीनों सेम चीज है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना कि सर हम तो फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े थे। कोई इशू नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हो आप, फीचर्स पढ़े हो आप, या नेचर पढ़े हो, तीनों का मतलब सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, ये। इसके बाद देखेंगे हम लोग एडवांटेज। एडवांटेज का भी दो एक नाम है, जैसे एडवांटेज हम लोग का आ सकता है और मेरिट्स भी कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, प्रोज कभी कभी पूछ सकता है, प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं ना, वो चीज। तो ये सब क्या अलग अलग इसका नाम है, तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन अगर मेरा मेरिट्स बोल दिया, एडवांटेज बोल दिया, प्रोज बोल दिया, तो हम लोग को ये दिमाग में रखना है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या क्या नाम हो सकता है? डिसएडवांटेज हो सकता है सबसे पहले, फिर डीमेरिट्स हो सकता है, फिर लिमिटेशन हो सकता है, फिर कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, ये देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो ये आप लोग को दिमाग में रखना है कि सारा का सारा मीनिंग एक ही होता है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। कॉपी में है तो कॉपी में आप लोग क्या करो, नोट डाउन इसको कर लो, और नोट डाउन इसको कर ही लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला क्या 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 नाम होता है, किस तरीके से हम लोग समझेंगे, कौन सा क्वेश्चन सेम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये सारा का सारा चीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर का जब खत्म करेंगे फिर हम लोग देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर को। डिविजनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिकली।
डिविजनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसका क्या देखेंगे सर, इसका भी सेम मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। ये सारा ये 4 टॉपिक इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस आज के वीडियो का हम लोग का लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हम लोग का डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का के बीच में डिफरेंसेस क्या डिफरेंस है। यहाँ कट गया हूं मैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज, चलिए ये हो गया हम लोगों का। ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आते हैं पहला टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या था हम लोगों का, पहला टॉपिक था ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कभी कभी ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन बोलने में, ठीक है। ये क्या एक तो प्रोसेस है और ये क्या एक तो प्लेस है। ऑर्गेनाइजेशन क्या एक जगह है जहां पर हम लोग कोई भी काम को करते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजिंग क्या एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने का। हम लोग प्लानिंग चैप्टर पढ़े थे ना, प्लानिंग चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, प्लानिंग चैप्टर में हम लोग देखे थे थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग या फिर थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग बिफोर डूइंग का बात करें या थिंकिंग इन एडवांस का बात करें, दोनों कहने का मतलब सेम है। हम लोग प्लानिंग में क्या देखते हैं, हम लोग प्लानिंग में देखते हैं कि कोई भी काम है जो हम लोग जो सोचते हैं उस काम को करने से पहले, अच्छा हाउ, हु, हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये जो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं यही सब तो चीज है। कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कहां करना है, दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स यही हम लोग देखते हैं ना प्लानिंग में कि कैसे करना हम लोगों को। ये हम लोगों ने सब सोच लिया है कि हाँ हम लोगों को इस तरीके से मेरा जो टास्क है इसको कंप्लीट करना है, अभी तक तो सोचे ही थे, किए है क्या नहीं। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इन सारे प्रोसेस को एक जगह लेकर के आता है ताकि हम ये सारा का सारा काम कर पाए। काम होगा कैसे, वी नीड 2 फैक्टर्स बेसिकली, ह्यूमन फैक्टर एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर यानी कि ह्यूमन बींग्स, पीपल्स जो लोग हैं। नॉन ह्यूमन फैक्टर करने का मतलब रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरीज को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 2 चीज है इन्हीं को लेकर के काम होगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इन सबको एक जगह लाता है ताकि ऑर्गेनाइजिंग का जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग का जो भी प्रोसेस है उसको सक्सेसफुली किया जा सके, सभी लोगों को एक जगह लाया जाए ताकि वो लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें और उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। ये हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हुआ, ठीक है। क्लियर हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, समझा पाए आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ठीक है। डेफिनेशन अगर बच्चों को लिखना है तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द enterprise and establishing authority relationship among them। ये क्या करता है, ग्रुपिंग करता है एक्टिविटीज को, सारे काम को ग्रुप्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एक जगह लेकर के आता है और साथ ही साथ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। एक पर्सन है, इसका कुछ ऑथोरिटी है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, वेयर इज responsibility means obligation to complete assigned job। obligation means and responsibility means, responsibility का मतलब होता है obligation to complete assigned job, जो आपको जॉब दिया गया है वो आपको दायित्व लेकर के कंप्लीट करना पड़ेगा। जबकि ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी का मतलब आपका होता है कि आपको पावर दिया गया, उस पावर का इस्तेमाल करके आपको कोई भी काम करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो आप लोग समझ पाओगे क्यों ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गेनाइजिंग में जरूरी है। स्कूल प्रिंसिपल क्या किए, पावर दे दिए क्लास टीचर को, क्लास टीचर अपने अकॉर्डिंगली पूरा साल भर स्कूल चलाएंगे, ये उनका पावर है। किसी भी स्टूडेंट को भगाना, यानी कि वो उसको टीसी दे करके बोल सकते हैं कि आप नहीं पढ़ोगे अब जाओ, आप स्कूल के, आप वो किसी को भी ये कर सकता है सम्मान पूर्वक सम्मान देकर के आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या आप बहुत बेकार स्टूडेंट हो, ये उनके पास पावर है।
वो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं किसी भी उस पूरे के पूरे स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से किसी को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ये उनका पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एंड में प्रिंसिपल उनसे पूछेंगे आपके जो सारे बच्चे हैं जिनको मैंने आपको दायित्व दिया था काम करने के लिए इनके ऊपर, इनका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं हुआ, केवल दो बच्चों का रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा कि सारे बच्चों का रिजल्ट होना चाहिए। और ऑथोरिटी था, वो सबको पीट सकते हैं, भगा सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, होमवर्क कलेक्ट कर, सब चीज का उनके पास ऑथोरिटी था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सबका रिजल्ट होना चाहिए। समझा पा रहे हैं आपको, ये हम लोग का कहलाएगा ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इसको मेंटेन करता है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि ऑर्गेनाइजिंग का जो भी गोल है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग क्या एक प्रोसेस है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक प्लेस है जहां पे इन सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर, चलिए हम लोगों ने मीनिंग समझा, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका फीचर्स। फीचर्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, तो इसका फीचर हम लोग क्या है, जीडीसी स्क्वायर। क्या है, जीडीसी स्क्वायर। जीडीसी स्क्वायर हम लोग का फीचर्स है। सर ये क्या बता रहे हैं आप, हाँ भाई, सारा का सारा टॉपिक्स हम लोग का एक कोड होगा, उस कोड से हम लोग क्या करेंगे इसको याद रखेंगे। वो जीडी है ना, जीडी जनरल ड्यूटी का जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जीडी सी स्क्वायर, जीडी सी स्क्वायर, ये याद रखेंगे। सर मतलब जी से जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में हम लोग को दिखेगा ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ अ पीपल, जहां पर सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा जगह होता है जहां पे बहुत लोग मिलकर काम करते हैं, अकेले कोई काम नहीं करता। तो इट इज ग्रुप एक्टिविटी, पहला चीज। जी खत्म किए। डी, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारा काम है। ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग का काम है, सेलिंग का काम है, परचेस का काम है, रॉ मटेरियल्स को चेक करने का काम है, वेजेस क्या नाम है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का, लॉट्स ऑफ वर्क। अगर कोई एक ही पर्सन इन सब काम को करेगा तो क्या हो जाएगा, हॉच पॉच, उसके साथ पूरा हॉच पॉच हो जाएगा, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। बोलेगा डिलीवरी करना है, चलो डिलीवरी करने के, बोला क्या नाम है, परचेस करना है, परचेस करने के, सेल करना है, सेल करने के, गुड्स बनाना है। भाई क्या कर रहे हो, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता भाई इतना काम एक साथ। किसी को बोलो परचेस करने के लिए, किसी को बोलो सेल करने के लिए, मैं सारा का सारा काम कैसे करूंगा, मेरे से सारा का सारा काम नहीं होगा। कर दूंगा, मैं मानता हूं, चलो मैं सारा काम कर दूंगा, बट आई नीड टाइम। एक दिन में तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं सारा काम कर दूंगा तो नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटा जाता है कि भाई तुम्हारा ये काम एलोकेट कर दिया, तुम्हारा ये काम इसको एलोकेट कर दिया, तुम्हारा ये काम है तुमको एलोकेट कर दिया गया, अब तुम उसके अकॉर्डिंगली अपना काम को कंप्लीट करोगे। क्लियर, डिवीजन ऑफ वर्क। अब क्या बचा मेरे पास, सी, कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो सब में बटेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही नहीं किया फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फंसेगा सब लोग। यहां पर इसलिए हो जाता है ये कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आए मतलब आप सभी को मिल करके एक साथ काम करना, ताकि हम लोग सॉरी, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, बट क्या करें, सामने एग्जाम है तो कुछ रिस्क नहीं ले सकते। शुरू करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा तभी सबको मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा, सबका एक ही टास्क है, सबको मन लगा के काम को करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, ये चीज। ज्यादा ही सर्दी हो गया है। कॉमन ऑब्जेक्टिव,
ये समझा पाए कॉमन ऑब्जेक्टिव। लास्ट वाला जो सी है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा वर्ड है ना जो कभी अकेले पॉसिबल ही नहीं है। और हम बोलेंगे अकेले मेरा पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन करना। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कोऑर्डिनेशन को, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो अकेले होगा ही नहीं कभी। कोऑर्डिनेशन का मतलब ग्रुप एफर्ट, सब लोग मिल करके काम करेंगे तब जा करके ये पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजिंग भी तो वही चीज है भाई, सब मिल के काम करेंगे तभी तो कोई टास्क को हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये हम लोग का कहलाएगा ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन। ये 4 पॉइंट को लेकर के हम लोग का बना फीचर जीडी स्क्वायर। याद रखना क्या, जीडीसी स्क्वायर पहला खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका इंपॉर्टेंस पे। इस पे आते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस का सर, इंपॉर्टेंस का भी कोड है क्या? बिल्कुल है भाई। ओई कैप बुलाते ना, ओए कैब, कैब वाले को बुला रहे हैं भाई, कैब कैब। प्राइवेट टैक्सी, कैब बुला रहे हैं, ओए कैब, ठीक है। इंपॉर्टेंस है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, इंपॉर्टेंस है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सर कहने का मतलब, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताता है हम लोगों को कि जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आपके पास मैन पावर है, 8 घंटा प्रॉपर इस्तेमाल करो। आपके पास रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स को एकदम परफेक्टली करेक्ट वे में इस्तेमाल करो, ठीक है। ये जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ये जो पेन है इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूज किया जा सकता था। यहाँ से पूरा इसको मोटा सा लेयर इसका किया जा सकता था, नहीं किया गया। यहाँ एक स्पेस दिख रहा होगा छोटा सा, ये स्पेस को और बड़ा किया जा सकता था, नहीं किया गया। जितना जरूरत है उतना इसमें मटेरियल यूज किया गया है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज करने का मतलब होता है प्रॉपर सही तरीके से विदाउट वेस्टिंग हम लोग को रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग ई, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सारा पेपर वर्क, इफेक्टिव मतलब सही तरीके से, यहीं पे खत्म हो गया। हम लोगों ने क्या किया, अभी सारा का सारा काम को बांट दिया है कि भाई तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ए तुम्हारा ये काम, बी तुम्हारा ये काम, सी तुम्हारा ये काम, बांट दिया सबको। कोई कहीं भी गंडोगोल नहीं कर पाएगा। जो पेपर वर्क होगा सब सही तरीके से परफेक्टली होगा, कोई गंडोगोल नहीं, कहीं गड़बड़ी नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग किए तब ना पॉसिबल हो रहा है भाई, नहीं करेंगे तो कहां से पॉसिबल होगा। इंपॉर्टेंस का मतलब ही क्या होता है, महत्व। करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, कुछ बेनिफिशियल भी है मेरे लिए, है कि नहीं, बस ऐसे ही कर दिया मैंने, नहीं। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देखने को हम लोगों को मिलेगा। सही तरीके से इसमें ना हम लोग ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटेंगे एक्चुअल में, कि भाई तुम्हारा ये ऑथोरिटी है तो तुमसे मुझे ये काम चाहिए, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुमको ये काम करके मुझे देना है इस टाइम के अंदर में। गंडोगोल मत करना, सही तरीके से करना, ठीक है, ये चीज। अब आते हैं हम लोग क्या, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप का ही बात कर रहे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप का, ठीक है। वर्किंग रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं, काम के साथ सही तरीके से रिलेशनशिप। आपको मैंने आपका काम दिया है, अगर आप गुड्स को बनाने में आपको अच्छा लगता है, आप गुड्स अच्छे तरीके से बना सकते हो तो मैंने आपको गुड्स बनाने का काम दिया। अगर आप गुड्स सेल कर सकते हो अच्छे तरीके से तो मैं आपको गुड्स सेल करने का काम दूंगा, आइए आइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए, ठीक है। ये चीज एलआईसी एजेंट को देख लीजिए,
आप एक बार उनसे मिलिए ना, जिंदा रहने से ज्यादा आपको मरने का फायदा बता देंगे, आप क्यों जिंदा क्यों है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप उन एजेंट के अंदर ना इनबिल्ड किया जाता है कि ये चीज आप देखो, ऐसे समझना है आपको, इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। ये क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप पहले से क्लियर कर दिएगी कि आपका ये टास्क है, आपको ये टास्क है, आपका ये टास्क है, यू हैव टू डू दिस विद इन टाइम, और जो भी टाइम रहेगा उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया मेरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। एडेप्टेशन टू चेंज, adaptation to adaptation to change, adaptation to या adaptation to change, कहने का क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब है कोई भी चेंजेस होगा ना आप उसमें अडेप्ट हो जाओगे। क्यों, ऐसा नहीं है ना कि कभी कोई ए कभी ये काम कर रहा है, बी कभी ये काम कर रहा है, सी कभी ये काम कर रहा है, डी कभी ये काम कर रहा है, या ए कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं रहेगा। यहाँ पे सबको सबका काम को बांट दिया गया। अगर कंपनी में कोई भी चेंजेस आता है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी कुछ भी चेंजेस आता है, आप तुरंत क्या कर सकते हो ना, सबको सबका काम बता सकते हो, सब लोग अपना अपना काम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और उसके हिसाब से काम को आगे बढ़ाने शुरू कर देंगे। इस लॉकडाउन में कौन लोग हार गया, जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए ना वो लोग हार गए। नोटिस करके देखिएगा, इस लॉकडाउन में बहुत लोग बहुत पैसा बनाए और बहुत लोग गरीब से गरीब हो गए, और एट द एंड दे चूज टू सुसाइड और एंड ऑल, ऐसा चीज। मोस्ट ऑफ द पीपल सर्वाइव नहीं कर पाए। कुछ लोग कोरोना से मरे, कुछ लोग भूख, लज्जित, शर्म से भी बहुत लोग सुसाइड और अटेम्प्ट टू सुसाइड का ये सब चीज की है, ठीक है। अडेप्टेशन टू चेंज करने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को उसका काम दिया गया है, दे कैन अडेप्ट सिचुएशंस जैसे जैसे चेंज होगा। एज वी नो बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटली अनसर्टेन, डायनेमिक इन नेचर, हमेशा चेंज होते रहता है। अगर आप सब सही तरीके से सबको काम दे करके रहेंगे तो दे कैन चेंज जब जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये अडेप्शन टू चेंज। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत क्विकली चेंज होता है, बहुत क्विकली। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि ऐसा चीज है। अभी जैसे जेनजी का टाइम है, जेनजी जो बोलते हैं ना, सब थोड़ा सा अलग ही टाइप का मटेरियल्स यूज, मतलब कपड़े वगैरह, या फिर उन लोगों का फैशन टेस्ट। अभी से मेरे पापा का मैं बात करूं, ठीक है, और अभी जो बच्चे लोग हैं उनका बात करूं, कभी अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो जो स्टाइल है उनका, पापा का, मेरे या हम लोग के पापा का जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट है, और आने वाला जो जनरेशन है उसका स्टाइल टोटली डिफरेंट है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस से क्या रिलेटेड है भाई, मैं रिलेशन बता रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड है भाई। कैसे नहीं, क्लोथ्स वगैरह देखो, द मटेरियल दे यूज्ड, जो मटेरियल वो लोग यूज किए, अभी जो मटेरियल यूज होने वाला है बहुत आर डिफरेंट, ठीक है। अभी सब लोग बर्ड्स यूज कर रहे, पहले बर्ड्स का टाइम था, पहले हेडफोन्स ईयरफोन्स का भी टाइम नहीं था। अभी धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस आ रहा है, तो बहुत जल्दी चेंज होता है, कब क्या आ जाए किसी को पता नहीं है मार्केट में, ठीक है। बी, लास्ट मेरा क्या बचा है, बी, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक सेकेंड, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन करने का मतलब ना, अगर हम एक ही पर्सन से बार बार सेल का काम करवा रहे हैं, एक ही पर्सन से बार बार हम परचेस का काम करवा रहे हैं, एक ही पर्सन से हम बार बार प्रोडक्शन का काम करवा रहे हैं। आप सोच के देखो ना, पर्टिकुलर जो जो फील्ड पे जो बंदा काम किया है ना, वो लोग एक्सपर्ट हो गए। सेल वाला, सेल से बंदा से मिलो, देखो क्या सेल कर रहा है, एकदम स्मूथली, मक्खन, ठीक है। ऐसा फील होगा कि वो सेल्स का ही बंदा बन चुका है, सेल करना उससे कोई सीखे। इस तरीके से परचेस का बंदा एकदम लेवल ऑफ परचेस करे। कभी आप मम्मी के साथ अपना शॉपिंग करने जाओ, ठीक है ना, आप मार्केट में हो, किसी चीज का प्राइस बोल रहा है 600 रुपए, ठीक है, मम्मी डायरेक्ट उसको बोल रही है 150 रुपए। आप एक बार में सोचे पड़ जाओगे 150 में देगा कि नहीं देगा, शायद नहीं देगा, क्या करे, फालतू में है,
200 रुपया लगेगा, सामने से ऑफर आ रहा है, मतलब परफेक्टली भाई तुम एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे इतना प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, सोच भी नहीं पाओगे ड्रॉप हो जाएगा। बोलने में हमको शर्म आएगा कि बोले कैसे, बोले भाई ऐसा चीज है, बट गिर जाता है। बार्गेनिंग करना आता है भाई, ये चीज तो एकदम से कंफर्म है, दे नो कैसे बार्गेनिंग किया जाता है, ठीक है। बहुत लोग एक्सपर्ट है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कितने लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, परचेस में परचेस स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, सेल्स का सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड, काम करने में एक्सपर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ये चीज, ये हम लोग देखे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या था पॉइंट मेरा, ओए कैब, क्या है पॉइंट मेरा, ओए कैब। ओए कैब से क्या याद रहेगा आपको, सर ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, कंप्लीट हुआ। ओए कैब के बाद हम लोग का क्या आता है, अब इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया, पहला का क्या देखा देखना था हम लोगों को, मीनिंग देखना था देख लिया, फीचर देखना था देख लिया, इंपॉर्टेंस देखना था देख लिया, पहला टॉपिक कंप्लीट किया। दूसरा में आते हैं स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या स्टेप है सर, इसका भी कोई टॉप पॉइंट्स है क्या? अरे बिल्कुल भाई, पूरा का पूरा हम लोग कोड याद रखेंगे, सारा एक एक तो कोड बोलेंगे, एक एक तो हम लोग का पॉइंट्स खत्म होते जाएगा, ठीक है। क्या है स्टेप्स, स्टेप्स का क्या कोड होगा सर, स्टेप का कोड होगा आइडिया, क्या होगा आइडिया, स्टेप का क्या कोड है आइडिया। ओ ये तो मैंने डोकोमो का बजा दिया, अभी तो खैर जियो ही है केवल। आइडिया, ठीक है। ये कोड को मैं सोच रहा था बनाऊं कैसे। देखिए स्टेप्स में क्या होता है ना, स्टेप्स में होता है क्या, आपको एक के बाद एक के बाद एक फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई रेसिपी होता है खाना बनाने का, तो आप एक के बाद एक फॉलो करते हो ना, वैसे स्टेप्स में क्या होता है ना, एक के बाद एक आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कोड तो बना दिया हूँ आइडिया, इसमें क्या होगा आपका, ये आगे जाएगा ए, और ये आपका पीछे आ जाएगा, ये चीज है खाली, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ मेरा आइडिया से आपको याद रहेगा इसका आंसर, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर, आई से क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोले हम, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाइंग, हम लोगों को काम करना क्या है, कौन सा काम है, कौन सा जॉब है, वी हैव टू डू। ये करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मेरे को काम करना है, ये हमको काम करना है, ये आप लोगों को काम करना है। जैसे एक तो हम प्रोग्राम बताते हैं, जस्ट एक छोटा सा एक तो चीज लेते हैं, पिकनिक, ठीक है। एम्बिशन पॉइंट क्या कर रहा है, पिकनिक पे लेके जा रहा है, एम्बिशन पॉइंट क्या कर रहा है, पिकनिक पे लेकर के जा रहा है। अब उस पिकनिक में, वो पिकनिक में क्या होगा, बस लेकर के जाएगा, खाना वगैरह का सब कुछ सिस्टम होगा, गेम्स वगैरह होगा, वहां प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, ये सारा काम मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द आवर जॉब, करना क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ वर्क। भाई तेरा काम है खाना देखने का, तुम देख लेना भाई खाना। तुम्हारा काम है बस वगैरह का क्या क्या सिस्टम होगा वो पूरा देख। नाउ वी आर डिवाइडिंग द वर्क, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा काम को। नाउ वी आर डिवाइडिंग द वर्क, कौन क्या काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क, क्या काम है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम फंडा है, क्या प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ये डिसाइड हो गया। उसके बाद काम को बांटना शुरू कर दो, काम बांट दो, काम बढ़ गया, काम खत्म, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, डी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नाउ जब मेरा ये काम हो गया, अब मैं ग्रुप्स को डिपार्टमेंट्स में बांटूंगा, जिसका जिसका जो काम दिए है उसको तो ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा ना। अब खाना का जो काम दिया है, खाना में तो खाली ऐसा नहीं कि जाके कोई कर दिया बस हो गया, ब्रेकफास्ट उसको देखना पड़ेगा, टिफिन देखना पड़ेगा,
लंच देखना पड़ेगा, और शाम के लिए कुछ जो भी होगा, अगर एक दिन का प्रोग्राम होता है तो वो चीज। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर आएंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन में उसको डिपार्टमेंट्स को बांटना पड़ेगा। कौन सा, जैसे मान लो आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना रहे हो तो 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, 2 प्रोडक्ट, मान लो कॉस्मेटिक्स आप बना रहे हो और आप बना रहे हो आपका ग्रोसरी, तो अलग डिपार्टमेंट करना पड़ेगा ना, कि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करवाओगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। कॉस्मेटिक्स और ग्रोसरी, पाउडर, फेस पाउडर चाहिए, आप आटा डाल दिए हो फेस पाउडर में, नहीं ना होगा। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटेंगे, परचेस का, सेल्स का, उसके बाद आपका प्रोडक्शन का, इन सब का डिपार्टमेंट्स को देखना पड़ेगा, इन सब को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा, ये चीज देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो दिस आर द थिंग्स जिसके लिए हम लोग को डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, ये थोड़ा सा पॉइंट का आपका आगे और पीछे होगा। आइडिया आपको याद है, आइडियाज का आई और ए और ये पीछे हो जाएगा बस, ठीक है। अब हम लोग ए का देखते हैं। ए से क्या होगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइन करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया हमारा काम आज से सुबह 10 बजे से लेकर के रात का 12 ज्यादा हो गया, आज से सुबह 10 बजे से लेकर शाम का 6 बजे तक आपको ये काम करना है। ओके सर, हो जाएगा, डन। ये काम बांट दिया गया, असाइन कर दिया गया जिसको क्या काम करना है। लास्ट, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का स्पेलिंग भूल जा रहा हूं मैं, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये सब हो गया। काम खोज लिया, डिवाइड कर दिया काम को, डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, किसका क्या काम है उसको उसका काम दे दिया। काम देने के बाद बोलते हैं ना, बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, ठीक है। कौन सा मूवी का डायलॉग है बताना कमेंट में। बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। तो जो शक्तियां दी हम आपको, आपका डिपार्टमेंट्स बांट दी, आपको काम दे दिए, तो उसके साथ ऑथोरिटी भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, तो आपको उनको करके देना पड़ेगा विदिन ए टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंगली। अगर नहीं होगा तो समस्या है वो, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का ये स्टेप हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। होप सो ये समझ में आया आपको। अब देखेंगे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका मैं पहले आपको डेफिनेशन बोल देता हूं, डेफिनेशन आप एक बार सुन लो, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा, आप लोग पूरा समझ जाओगे। Organization structure refers to that specific pattern of relationship which is created during organizing process. Organizing structure refers to that specific pattern of a relationship which is created during the organizing process. It is the framework within which all managerial and non-managerial tasks are performed. Organization structure क्या है? एक specific pattern है रिलेशन, जिसको क्या किया गया? रिलेशनशिप विच क्रिएट ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या किस तरीके से लोग काम करें उसके हिसाब से इसको क्या किया गया? बनाया गया है, देख करके कि लोग कैसे काम कैसे कर रहे हैं, किस बेसिस पे काम हो रहा है, उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए देखा जा रहा है कि किसी किसी का जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए फुटवेयर्स, चप्पल वगैरह का, फुटवेयर्स वगैरह का, ठीक है। फुटवेयर्स का पर्टिकुलरली एक जन को काम दे दिया गया, वो फुटवेयर का काम कर रहा है। अब उसके साथ 2-1 लोग और है जो उसका हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया जो लोग काम कर रहे हैं उसमें।
कोई लेदर ला करके दे रहा है, कोई स्टिचिंग को काम देख रहा है, कोई देख रहा है क्वालिटीज वगैरह को चेक कर रहा है सब ठीक है कि नहीं है, वो कोई देख रहा है। तो ये सब क्या, सब एक एक लोग काम देख रहे हैं। इसके बेसिस पे क्या करना है, स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना, सब सही से हो काम वगैरह, ये चीज मैनेज, और एक फ्रेमवर्क में डालना मैनेजेरियल एंड नॉन मैनेजेरियल टास्क को, जो भी काम है उसको, ताकि सब सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोग ने देखा। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फीचर्स पे। ठीक है, फीचर क्या है, डायरेक्ट करंट डीसी, क्या है, डायरेक्ट करंट, पावर क्या होगा इसका 3, डायरेक्ट करंट का पावर कितना है 3। डी से क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, ये इसका कोड डायरेक्ट करंट पावर 3। ठीक है, थर्ड पावर में लगेगा डायरेक्ट करंट। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना, स्ट्रक्चर क्या करेगा, जिसका जिसका काम रहेगा उसको उसके हिसाब से बांट देगा, वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर लिया बस, मस्त, बल्ले बल्ले, कोई समस्या नहीं। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा सी से, कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब एक तो ग्रुप कर दिया गया, उस ग्रुप में सभी लोग एक हिसाब से काम करेंगे, तो सबका क्या ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो कॉमन रहेगा कि हाँ 100% हमको प्रॉफिट जनरेट करना है 2025 में। दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर डिपार्टमेंट बी। सपोज करो ये डिपार्टमेंट बी है, दे दिया गया पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बी को ये करना है, पूरा उन लोगों का काम, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लोग काम करेंगे। कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, अब अगर मेरा डिपार्टमेंट्स में मेरा काम को मैंने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है, काम मेरा डिपार्टमेंट्स में बढ़ गया है, अब ए अगर बी से काम होगा तभी बी से बात करेगा, ए का काम अगर सी से होगा तो ए सी से बात करेगा। अननेसेसरी बात करने का कोई झमेला नहीं रहेगा कि फालतू का अननेसेसरी किसी को टॉक्स नहीं देना है, कुछ नहीं। कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको पता है कि ए को बी से बात करना ही है, उसके हिसाब से काम बांटा गया है। पता है बी को सी से बात करना ही है, उसके हिसाब से काम को बांटा जाएगा। कम्युनिकेशन में हेल्प होगा, वहां बैरियर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, अब लोग हाथ पकड़ करके आगे बढ़ेंगे, हाथ पकड़ के वो नहीं, रिलेशन नहीं भाई, हाथ पकड़ के लोग आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब लोग हाथ छोड़ेंगे नहीं। ए अगर कोई काम कर रहा है, सपोज करो एक तो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है। अब प्रोडक्शन वाला को परचेज का हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन सेल्स वाला को प्रोडक्शन का हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, तब जाकर के सही तरीके से मूव करेगा काम। प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, परचेज वाला काम करके बेकार है उसका, सेल्स वाला तक सामान पहुंचेगा ही नहीं। सेल्स वाला बोलेगा मुझे सामान बेचना ही नहीं है, कैशियर के पास कैश आएगा ही नहीं। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, सब कोई साथ में मिलकर के सबका साथ सबका विकास वाला काम चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज। तो ये डायरेक्ट करंट पावर 3 हम लोग का स्ट्रक्चर, और ये हम लोग का था फीचर, सॉरी बोलना भूल गया, ये था हम लोगों का फीचर। ठीक है, फीचर्स, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर्स एक ही चीज है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को देखना है क्या, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या कोड होगा, कोड होगा NGO, नॉन सीकिंग गवर्नमेंट और नॉन सीकिंग प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जिसका मेन काम होता है पैसा नहीं करना है। इसके बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ। NGO क्या है, मेरा कोड है। NGO कोड से क्या समझेंगे हम लोग, एन मेरा क्या रहेगा, नीड फॉर कंट्रोल, नीड फॉर कंट्रोल। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नीड है, सबसे पहले हम लोग इसका नीड पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट में हम लोग का नीड फॉर कंट्रोल। देखिए जब स्ट्रक्चर हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सब कुछ सही तरीके से चले।
उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करना पड़ता है। जब स्ट्रक्चर हो जाएगा तो मैंने पर्टिकुलर सबका सबका काम टास्क दे दिया है। अब ना मैं सबका काम को मॉनिटर कर सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, मैं उनका काम को मॉनिटर कर सकता हूँ। जब मॉनिटर कर पाऊंगा प्रॉपर वे में कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, डेफिनेशन टाइप में इसका मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर्स दैट फंक्शनिंग ऑफ ईच जॉब पोजीशन इन कंट्रोल्ड प्रॉपरली। सारा का सारा जो फंक्शंस में है काम किया जा रहा है वो सब सही तरीके से कंट्रोल किया जाएगा नीड फॉर कंट्रोल पॉइंट में। जी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में सबको बांट देंगे ना तो क्या होगा, सबका सबका स्ट्रक्चर में बांटा गया है, कौन सा डिपार्टमेंट्स में सबको बांट दिया गया है कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अकॉर्डिंगली तुमको काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज अपने आप बढ़ेगा। साइज करने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर आज 2 करोड़ के प्रॉफिट पे खड़ा है तो कल को वो 4 करोड़ पे जाएगा, परसों वो 6 करोड़ पे जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, ऑल रिस्पेक्ट्स में आगे बढ़ेगा, प्रोडक्शंस में, सेलिंग में, उसके बाद आपका असेट्स बिल्डिंग में, सब जगह से वो आगे ग्रोथ करेगा। ओके, ये हुआ मेरा ग्रोथ जी। और क्या मेरा बचा है ओ। ठीक है, एंड ओवरकमिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन ओवरकम कर पाएंगे कम्युनिकेशन बैरियर से, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से। जब स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा ना, सबको पता होगा किसको किससे काम करवाना है, किसको किससे बात करके काम उसका निकलवाना है, तो जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएगा ना वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा, वेरी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात करना जरूरी है भाई, स्ट्रक्चर्ड को बांटा गया, उसके अकॉर्डिंगली बात नहीं करेगा तो काम कैसे होगा, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो ओवरकमिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होगा, दे विल टॉक विथ ईच अदर एंड दे विल सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए ये देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोग नीड्स को देख लिए। तो हम लोगों को क्या क्या देखना था यहाँ पे, स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देख लिया मीनिंग, फीचर्स एंड नीड्स, ये कंप्लीट कर लिया। नाउ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप हम लोग देखते हैं क्या क्या टाइप है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे बेसिकली 4 टाइप। क्या क्या, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग समझेंगे इस आज के सेशन में। ठीक है, ये चीज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम लोग का थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा, 2 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, 2 पार्ट का समय लगेगा, बट आई मेक श्योर कि ये 2 पार्ट में आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर सारा का सारा टॉपिक जो भी है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहला स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये जो चारों स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको यहीं से बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में ग्लेंस दे देता हूं। क्या है ये ग्लेंस, आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है फिनिश कर देगा। ये मेरा वर्क बेसिस, याद रखना क्या, वर्क बेसिस, ये मेरा प्रोडक्ट बेसिस। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द वर्क and this organization is based on the product, whereas line organization क्या करता है, एक लाइन में काम करता है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और ये एक लाइन में काम करता है टॉप टू बॉटम में। और लाइन एंड स्टाफ इज, सुन लो भाई, एम्प्लॉय का भी सुन लो, सब कुछ टॉप लेवल से नहीं होता है, समटाइम्स एम्प्लॉयज हेल्प, वो भी मदद करते हैं। ठीक है, समटाइम्स
एम्प्लॉइज हेल्प, वो काम करते हैं तो उनका भी सुनना पड़ता है। ये 4 चीज आपको याद रखना है, आपका स्ट्रक्चर खत्म है यहीं पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बता रहा हूं ना, डेफिनेशन पढ़ूंगा, देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल enterprise according to the major function or activity to be performed by the enterprise। मेजर फंक्शन और एक्टिविटी, मेजर फंक्शन का बात करें या एक्टिविटी का बात करें, दोनों का मतलब होता है काम। क्या होता है? दोनों का मतलब होता है काम। ठीक है, ठीक है। फंक्शन और एक्टिविटी दोनों का मतलब क्या होता है मेरा? काम। ठीक है, काम के बेसिस पे बांटा गया मेरा ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? ये मेरा फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इस स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा होल एंटरप्राइज को बांटा गया है काम के बेसिस पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा टास्क है, बहुत सारा मेजर एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन के एक्टिविटीज, सेल्स के एक्टिविटीज, कैशियर के एक्टिविटीज, परचेस के एक्टिविटीज, मेंटेनेंस का एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्टिविटीज, ये सब मेजर एक्टिविटीज है, फंक्शंस है, काम है, जिसके बेसिस पे क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशंस को बांटा जाएगा। दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर्स जो हम लोग देखेंगे, ये फीचर्स मेरा क्या है? इसका फीचर्स का बात करें तो हम लोग ओटीपी शेयर न कीजिएगा किसी के साथ, यही है हमारा फीचर। किसका? फंक्शनल स्ट्रक्चर का। ओ कहने का मतलब ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, it is based on the principle of specialization. A number of specialists work together and all of them have authority over all the workers, which create operational complexity। पहला में क्या बता रहा है? ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में यहां पर क्या होता है? सॉरी, थोड़ा जुकाम सर्दी चल रहा है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में क्या बता रहा है? यहाँ पर क्या है ना, फंक्शनल यानी काम के बेसिस पे बांटा गया ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसको जिसको जहां जहां पे जो पोजीशंस पे रखा गया, वो सारा का सारा जो पोजीशंस पे जो लोग है, वो लोग सबका सब अपने आप में मैनेजर्स है। सारा का सारा जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने आप में मैनेजर्स है। तो जब ये लोग सब लोग काम करते हैं ना, तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आता है। वो बोलते हैं मैं बेस्ट हूँ, वो बोलता है मैं बेस्ट हूँ, ए बोल रहा है मैं बेस्ट हूँ, बी बोल रहा है मैं बेस्ट हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या आ जाता है, वहां पर उसको सॉर्ट आउट करने में समस्या होता है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसके बाद है टी। टी से क्या देखेंगे हम लोग? ओटीपी। अच्छा, टी टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। टास्क हाँ, टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नो नो नो, ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को मैं रेक्टिफाई किया था। हाँ, टास्क डिवीजन ऑफ, टास्क डिवाइडेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, टास्क, ये कोड होता है ना, जो कोड को बनाने के पीछे थोड़ा सा समय देना पड़ता है। समटाइम्स कोड सामने मिल गया, समटाइम्स क्या होता है ना, कोड है नहीं, कुछ बनाना पड़ता है। ऐसे पॉइंट है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस। मैंने इसको क्या किया? टास्क लाया। टास्क यानी काम, टास्क डिवीजन या टास्क डिवाइडेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया मैंने? टास्क डिवाइडेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है उसको क्या करना? डिवाइड कर देना बेस्ड ऑन द फंक्शंस। फंक्शन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे क्या करना? डिवाइड कर देना। इससे हम लोग को एक तो बेनिफिट मिलता है, अभी तो बेनिफिट नहीं, फीचर्स ही पढ़ रहे हैं फिलहाल, बट मैं इसका बेनिफिट आपको एक बता दूं।
बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइज्ड मिलेगा, जो परचेस डिपार्टमेंट का काम करेगा परचेस में माहिर, इसके पहले में मैं बोला था परचेस का, सेल्स का जो काम कर रहा होगा सेल्स में माहिर हो जाएगा, सेल्स में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ये बेनिफिट मिलता है व्हेन वी आर डिवाइडेड वर्क इनटू द बेस्ड ऑन द फंक्शंस, ठीक है। ये चीज पी हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वायोलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड violated, principle of unity of command violated। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटेड बिकॉज ऑफ वर्कर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डिफरेंट स्पेशलिस्ट। यहां पर क्या होता है, सबको बांट दिया गया है फंक्शंस के बेसिस पे। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है हम लोग को पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हम लोग को बताता है एक टाइम पे एक वर्कर को एक ही सुपरवाइजर या सुपीरियर गाइड करेगा। बट यहाँ हम लोग को कभी कभी देखने के लिए मिलता है ना, क्या हुआ, काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को बांट दिया गया। अब एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए 2-3 हेड है, 2-3 सुपरवाइजर है, 4 सुपरवाइजर है, चारों सुपरवाइजर एक साथ काम देगा करने के लिए एम्प्लॉयज को, वर्कर को, उनको तो उनका टास्क को कंप्लीट करवाना है ना। तो इस समय कभी कभी क्या होता है, जो जो प्रिंसिपल है वो वायोलेट होता है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उसको उसका उल्लंघन किया जाता है, उसका उल्लंघन होता है। चलिए ये हुआ। अब देखते हैं हम लोग, ये मेरा खत्म हुआ क्या, फीचर्स। ये मेरा क्या खत्म हुआ, फीचर्स खत्म हुआ किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का। अब आते हम लोग एडवांटेज पे। सॉरी तबियत थोड़ा सा ज्यादा ही खराब है, चल रहा है बट क्लास चलते हैं लेकर के इसको आगे तक। ये टॉपिक आज खत्म करना है हमको, इसीलिए बस रीजन यही है। एडवांटेज, एडवांटेज में क्या देखेंगे हम लोग, इसका कोड MBIB, ठीक है, MBIB मेरा क्या है, कोड है। इस कोड में क्या रहेगा, MBIB। एडवांटेज, MB में क्या देखेंगे, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कोई ना डुप्लीकेशन नहीं कर पाएगा किसी के काम को लेकर के, बोलेगा मैंने ये काम किया है, इसने नहीं किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ है, काम को बांट दिया गया भाई, कौन क्या काम कर रहा है पहले से। एडवांटेज, ये एडवांटेज मिलता है अगर हम लोग डिपार्टमेंट में काम को बांट देते हैं तो, ठीक है। ये बी हम लोग देखेंगे, बी बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था इस पॉइंट के बारे में, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट मिलता है भैया स्पेशलाइजेशन का। अगर कोई पर्टिकुलरली कोई एक पर्सन एक एक काम को करेगा ना, तो वो काम में वो उस काम का माहिर हो जाएगा, काम सही तरीके से आगे मूव होगा, ये बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। बार बार एक ही काम को बार ऑर्गेनाइजेशन में सब डिपार्टमेंट्स को बांटा गया। सेल्स का काम एक पर्सन देखेगा, परचेस का काम देखेगा, जो परचेस देखेगा परचेस में माहिर है भाई, जो सेल्स का काम देखेगा सेल्स में माहिर है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे किस प्रोडक्ट को कुछ नया बनाया जा सकता है, वो ये सब चीज देखेगा ही, ठीक है। तो हम लोगों ने मिनिमल देखा, उसके बेनिफिट देखा, MB कंप्लीट किया, IB कंप्लीट करते हैं। IB से क्या हो जाएगा हम लोगों का, इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशियंसी, इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशियंसी। चैप्टर 1 में मैंने इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब बताया था। इफिशियंसी मतलब किसी भी काम को समय से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना। इंक्रीज होगा मैनेजरियल इफिशियंसी। कहने का तात्पर्य एकदम सिंपल सा है कि जो मैनेजर्स लोग हैं जो अपने पोस्ट पे, वो लोग अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है इसके रिगार्डिंग आप सोचेंगे,
क्योंकि अभी डिपार्टमेंट्स कर दिया गया। एक जन गंडोगोल करेगा, सारा का सारा काम गंडोगोल हो जाएगा। सबको अपना काम 100% 200% देकर के काम को सही तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग का देखने को मिलेगा इंक्रीज मैनेजरियल इफिशियंसी। मैनेजर्स का इफिशियंसी इंक्रीज होगा, वो लोग सही तरीके से जो एफर्ट देकर काम करते थे वो और अच्छे से काम को करेंगे वो, ठीक है। ये इंक्रीज मैनेजरियल इफिशियंसी। और 20 हम लोग को दिखेगा बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो लोग काम कर रहे थे अब स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, सारा के सारे लोग को बांट दिया गया तुम्हारे काम के अकॉर्डिंगली। तो अब सबके अंडर में कुछ लोग रहेंगे काम करने के लिए, तो उन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर वे से होगा, कंट्रोल सही तरीके से कर पाएंगे सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉइज को। कोई फाकी नहीं मार पाएगा। कोई बोलेगा ना इस तरीके से काम नहीं करना, ऐसे काम करना, तो मतलब फाकी का कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगा फिर कि कोई फाकी मार पाए। काम को कोई ये नहीं दिखा पाएगा कि नहीं ये काम मुझे नहीं दिया गया था, उसको दिया गया था। भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 लोगों का अलग अलग काम बांट दिया गया, तुम कहाँ से फाकी करोगे? तुम कहाँ से ये काम का डुप्लीकेशन करने की कोशिश कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ऑर्गेनाइजेशन को पता है ना किस तरीके से काम को निकलवाना। तो बेटर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये हम लोगों ने एडवांटेजेस देखा। अब देखिए सिक्के में दो पहलू होते हैं ना, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आता है। डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज का फुल फॉर्म CID। CID फुल फॉर्म क्या है? CID बहुत देखा है बचपन में हम लोगों ने, CID, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, देखते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये समस्या आता है इसके अंदर। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इग्नोर किया जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। सबका सब डिपार्टमेंट्स में लोग अपने हेड है, ठीक है। जो मान लो परचेस का हेड है, एक जन मान लो सेल्स का हेड है, एक जन मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स का हेड है, ठीक है ना। ये लोग सब ना अपना काम को बेस्ट करेंगे, भूल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। ये लोग बोलेंगे मुझे अपना काम अच्छे से करना है, ये बोलेंगे मुझे अपना काम अच्छे से करना है, ये बोलेगा मुझे अच्छे। तुम सबको अपना अच्छे से काम करना है, काम करो। ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव है। अब ये अपना अच्छा करने के चक्कर में इसका गंडोगोल करवा सकता है, ये समस्या है, ठीक है ना। पाँव खींचने के लिए लोग रेडी है भाई, देख लो, एकदम सिंपल सा बात। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे बोलेंगे आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन पीछे से आपको रस्सी से बांध के रखे खींचने के लिए। अभी जाएगा ऐसे खींचेंगे एक पाँव इसका, वहीं पे धड़ाम से, ठीक है। ये ऐसे है। तो यहाँ पे इग्नोर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। इग्नोरेंस, अच्छा CID का पहले आई बता दिया, अब C बताते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट सर्दी मेरा जान ले लेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स आता है भाई इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट मतलब यहाँ ब्याज नहीं है, यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब इच्छा, मन। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर इच्छा अराइज होगा। क्या बोलता है? एवरी डिपार्टमेंटल हेड वांट्स टू बिकम फंक्शनल एम्पायर। सारा का सारा जो हेड है वो एम्पायर बनाना चाहेगा, अपना फुल एम्पायर, जो भी डिपार्टमेंट्स का हेड है। तो एक को अपना आपको बहुत ऊपर दिखाने के लिए, एक देखो ये दो लाइन है, ये दो लाइन में बड़ा लाइन कोई कैसे हो सकता है? या तो ये अपने मेहनत से बड़ा हो, ठीक है, ये लाइन, और या फिर इस लाइन को छोटा कर दिया जाए। इस लाइन को हम छोटा कर दे, ये दो लाइन है, दो लाइन में बड़ा करना है हमको लाइन को, तो दो तरीका है मेरे को बड़ा करने का। या तो
मैं एक को बड़ा करूं और या तो मैं दूसरे को छोटा कर देता हूं, अपने आप एक बड़ा हो गया, है ना। यही तरीका है। कॉन्फ्लिक्ट आता है यहाँ पर जब मैनेजर्स लोग आपस में काम करते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ा बताना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है अपने आप वो फॉल डाउन और नीचे गिर जाता है। ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ CID, डी बच गया मेरा, डिफिकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। गड़बड़ी क्यों हो रहा है? कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ये 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पे मेरा। ये मान लीजिए परचेस का है, ये सेल्स का है, ये रिसर्च का है। आपस में बनेगा ही नहीं उन लोगों का। डिफिकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन उन लोगों का सही से होगा नहीं आपस में। हम लोग बता ही नहीं पाएंगे सही तरीके से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत समस्या होगा आपस में। ऑल डिपार्टमेंट हेड्स में वर्क फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट्स एज पर देयर ओन विश। सारा का सारा लोग अपने डिपार्टमेंट्स के लिए काम करेंगे। अनदर लोग जिस तरीके से काम करेंगे वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हुए वो लोग अपने डिपार्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देकर के काम करेंगे। इससे क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ही होगा आपस में, क्योंकि वो लोग सब तो अपने लिए काम करेंगे ना। अब किसी को किसी चीज का हेल्प चाहिए, कोई हेल्प करेगा नहीं, तो आपस में तो प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। ये चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहां पर हम लोगों ने फंक्शनल डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डिविजनल डिपार्टमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर्स के बाद आगे का स्ट्रक्चर जो है वो और बाकी पूरा जो भी टॉपिक्स बच गया है उसको सारा का सारा क्लियर करेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। अभी थोड़ा सा मेरा तबियत भी डाउन हो रहा है, इसके वजह से क्लास लेने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, टैब में भी कुछ इशू आया है, ऐसा लग रहा है बार बार ऑटो टच काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं जो भी है इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिक्स करते हैं, और खुद को भी मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने का कोशिश, पूरा वीडियो देखिएगा। एंड बीच बीच में मेरा थोड़ा सा जुकाम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ होगा आप लोगों को ऑफकोर्स वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी, बट क्या करें, काम करना है बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट को। तब तक के लिए टाटा। किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यही नंबर है मेरा। कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ठीक है, कॉल कीजिए। और हम लोग का बैच भी चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। अगर आप कोलकाता से हो और फिर आउट ऑफ कोलकाता हो तब भी कांटेक्ट कीजिए हम लोगों से। कोई भी डाउट होगा कॉमर्स में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।